इंडिया का भी घर है अध्यक्ष महोदय। पहले नियमतः सब यहाँ माननीय मंत्री जी हैं, अतिक्रमणवाद चलता, केस होता, नोटिस जाता, उसका एसी-डीसी सुनवाई करते। कागज का फर्जी है कि क्या है वो तो सुनना कोर्ट का है, लेकिन नियमतः सुनवाई करते हुए जब यह तय हो जाता कि हाँ आपका कागज, तब आप तोड़ने के लिए भेजते अध्यक्ष महोदय। वहाँ हजारों लोग रोड पर बैठे हुए हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी संज्ञान ले और उसको उस पर कार्रवाई हो। मान्य सदस्य हो गया, आपका आ गया सूचना, आ गया। मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माहौल समावेश रहेगा तो सब कुछ होगा। सारे जो योजनाएं हैं, प्रोग्राम है, वो इम्प्लीमेंट होगी। इनसे इतनी निवेदन है कि देश और शहर का और हमारे झारखंड का माहौल आप ठीक रहने दीजिए, तब आप विकास की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे। परसों, कल ही शायद मुखिया की जो पीड़ा है उसकी बात यहां पर हो रही थी। तो सरकार ने ये आदेश निकाल दिया है कि पंचायत सेवक के पीछे पीछे मुखिया को घूमने कहा जाता है, और पंचायत सेवक झंडा फहरा रहा है और मुखिया खड़ा हुआ है। किसने कह दिया मुखिया को पीछे पीछे घूमो? सरकार ने तो नहीं कहा। मुखिया का मान सम्मान अगर है तो आप घर में रहो ना भैया, जब तक चुनाव नहीं होता है। क्यों आप पंचायत सेवक के पीछे पीछे घूम रहे हो? आप गलती तो खुद करते हो। किसने कह दिया? सरकार ने नहीं कहा। सरकार ने एक स्पीच की व्यवस्था निकाली है जो भेजा गया है, कमेटी बना के, चाहे जिस रूप में हो। आपका टाइम पूरा हो गया 5 साल, तो आप एमएलए नहीं रहोगे, आप एक से मिले तो कहलाओगे, चाहे उसका रूप जो दे दीजिए। किसी ने कहा नहीं कि मुखिया साहबान को जाके पीछे से। अब सरकार डेट तय करेगी, जब पंचायत का चुनाव होगा तो होगा। निश्चित रूप से जिन्होंने अच्छा काम किया होगा जीत के आएंगे हमारे मुखिया जी। तो दुनिया के किसी कोने में जो डीजल पेट्रोल का दाम इस देश में बढ़ा है, आप तुलना कर लीजिए। छोटे से छोटे मुल्क जो हिंदुस्तान से छोटे हैं, बहुत ही छोटे, नेपाल में भी आज वो हमसे ज्यादा सस्ता बेच रहे हैं। आखिर कैसे? राजबाबू हो गया, आपका सूचना आ गया। जी, अरे और पेयजल पे अध्यक्ष महोदय, लेकिन यहाँ मुखिया और डीजल पेट्रोल क्या क्या आप बोल रहे हैं, आपको बात बुरा लग रहा है पर ध्यान दे रहे हैं। हुजूर देखिए, अब इनको बुरा लग रहा है। आप उसी पर सब लोग रहेंगे। इनको सच्चाई मैं कह रहा हूँ तो इनको खराब लग रहा है। नवीन जी इनको बुरा लग रहा है। नवीन जी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि गरीब किसान जो अपने मोटरसाइकिल निकाल के डीजल भराने जा रहा था, पेट्रोल भराने, उस पे बोझ हो रहा है। मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। और नरेगा की मजदूरों का मजदूरी बढ़ाया सरकार ने, वो आप भूल गए भैया। रुकिए। अरे अभी माननीय सदस्य आसन की ओर मुखातिब आ रहा हूँ। अमर जी मनीष जी ने जो बातें कही थी, कुछ तो जवाब उसका देना था भैया। मैं आपकी बात अभी ला रहा हूँ। माननीय इरफान साहब, क्या कीजिएगा? इरफान साहब बैठिए, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। अब ऐसा है कि पेयजल, जल संसाधन, टूरिज्म, स्पोर्ट्स जो आज विषय है, जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, कि मैं जरा उस पर जल्दी आ जाऊं, मैं आ रहा हूं। लेकिन उतनी देखिए, वो ये सब करने के लिए वो माहौल बनाना जरूरी होता है, इसको याद रखिए आप। चापाकल जो 5 पद लगने हैं, मैं जानता हूं हजारीबाग में शुरू हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे यहां तो शुरू हो गया लगना।
जी, मेरे यहाँ शुरू हो गया है अध्यक्ष महोदय। नहीं, भेदभाव नहीं है। आप क्या है, आप अपने कार्यों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आप देखिए, अमर जी बच उनका शुरू हो गया तो मैं नहीं जानता हूं कैसे शुरू हो गया है, लेकिन मुझे सूचना मिली कि हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है। आप भी पता कीजिए, आपके यहाँ भी हो सकता है हो रहा है स्टार्ट। अब लेकिन अभी सुबह में मंत्री जी, मैं एक बात इसमें जरूर कहूंगा, अरे भैया, माननीय सदस्य जागरूक होंगे तो आपको खुद विभाग आके कहेगा, आपको खुद। लेकिन माननीय सदस्य आप अपना बात रखिए। लेकिन मंत्री जी ने जो फर्स्ट हाफ में कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। 5-5 चापाकल तो लगना है सर, लिस्ट बना के हम लोगों ने दे दिया। अब कौन बनाएगा ये हमने तय नहीं किया है, ये विभाग ने तय किया। इन्होंने ये कहा कि निकल गए कि आप संवेदक भी शायद देना होगा, क्या है हाँ एमएलए कोटे की बात करें। एमएलए कोटा नहीं तो सरकार में अनुशंसा आपका प्योर एमएलए कोटा। अच्छा, तो निश्चित रूप से एमएलए कोटा भी तो सरकार की है, एमपी कोटा भी है, सरकार का है। हमारे यहाँ जितने भी पंचायतों के द्वारा जल मीनार बनाए गए, चापाकल लगाए गए, वो खराब पड़ा है। सही बात कहता हूं, घूमता हूं मैं, देखता हूं छोटी चीजों के लिए खड़ा है। कहीं तार छूट गया है, कहीं मोटर खराब हो गया है। मैं गांव देहात SC ST गांव की बात मैं कर रहा हूं। कभी पानी दिया ही नहीं, सब पुरानी सरकार नहीं, अगर दिया भी सब पुरानी सरकार का बना हुआ है, वो मैं नहीं जानता हूं कि सर सर ऐसा देखिए भैया, ये तो अभी तो मनीष जी ने खुद का सरकार ने कुछ नहीं किया, तो जो किया हुआ किस सरकार का है, वो अभी के सरकार का किया हुआ है। घूमते आप भी घूम जाइए अपने क्षेत्र में, अगर 10 जल मीनार पंचायतों में आपके 10 में गिन लीजिए कि 8 खराब मिलेगा आपको। ईमानदारी की बात है, आपकी सरकार का बनाया हुआ। मुखिया से कहते हैं भाई चापाकल तुमने लगवाया है मुखिया जी, हाँ बनेगा। अब वही मैं कह रहा हूं कि अब वो जो चीजें खराब हो गई हैं उसको बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। बहुत टूरिज्म विभाग का लंबा चौड़ा और स्पोर्ट्स की जहां तक बात है, एक खेल अधिकारी तो नियुक्त कर दिए गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको देना होगा। जिला खेल अधिकारी क्या करेगा अकेला जाकर के, उसको क्या करना है आगे, ये दिशा निर्देश करना होगा। पिछले सरकार में क्या, उसके पहले आज हमारे क्या नाम है स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो थे, सुदेश बाबू उधर सामने हो, अमर बाद में आए थे सुदेश जी की। स्टेडियम आप लोगों ने बनवा दिया, उसका स्टेडियम में कभी खेल हुआ क्या, कभी उसकी कोई व्यवस्था हुई? उसके खिड़की दरवाजे शीशे टूट गए, उससे पिछले 5 सालों में एक बार भी देखा गया जाके? नहीं देखा गया। वैसा नहीं होना चाहिए। जहां स्टेडियम है या जहां खेल अधिकारी जा रहे हैं, वहां स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप करें, कैसे हमारे नौजवान और अच्छे खिलाड़ी अट्रैक्ट हो और आगे की खेल की क्या योजनाएं बनेगी, वो देखना चाहिए। जो टूरिज्म स्पॉट की बात हमारे मनीष भाई कह रहे थे अभी, मैं सहमत कुछ हद तक हूं कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, बड़े बड़े स्पॉट्स हैं, जिसको उजागर किया जा सकता है। कुछ चंद उसका स्कीम बना के, योजना बना के और लोगों को अट्रैक्शन करना, लेकिन उसकी चर्चा कहीं पर पूरे इसमें किताब में नहीं नजर आ रही है। हमारे यहाँ विनोद बाबू बैठे हुए हैं, एक खंडोली डैम है, बहुत अच्छा डैम है, बहुत माने हजारों हजार
देवघर उगर के आसपास के सब लोग वहां आते हैं, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, सब जगह के, लेकिन कोई वहां डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। लोग ऐसे आते हैं, डैम के किनारे बैठते हैं, पिकनिक करते हैं, और वो लगातार 3-4 महीने तक चलता रहता है। मुंबई वाला खंडोली आ गया क्या? नहीं, वो गिरिडीह वाला खंडोली, बेंगाबाद वाला खंडोली। एक वाटरफॉल है, और सबसे बड़ी जगह है मधुवन पहाड़, जैन लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हिंदुस्तान का, उसको डेवलप करने की जरूरत है। वहां रोप वे लगाइए, वहां व्यवस्था कीजिए, ये चीजें करनी चाहिए। केवल रांची और क्या नाम है, पतरातू और आसपास में नजर नहीं दौड़ाना चाहिए। चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे आज की सरकार हो, नजर उठा के और हाथी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये याद रखिए, सबके लिए होना चाहिए। सही, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जन योजना के तहत 12,386 योजनाओं में से 10,000 तैयार हो गए हैं, उसकी देख रेख भी होनी चाहिए। और ये चालू जो हुआ है तो वो चलते रहना चाहिए। राजगढ़ में पहली बार जिला में खेल अधिकारी, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो भी आज डिपार्टमेंट का बजट आया है उसको मैं समर्थन देता हूं, और अपने जो साथी हैं इनके एटीट्यूड के, इनकी सोच को थोड़ा पॉजिटिव करने की मैं कोशिश करूंगा कि ये पॉजिटिव करें और हाथ में हाथ मिलाकर। कल जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीवीसी पे नकेल कसा जाए, बहुत हमारी बर्बादी कर रहा डीवीसी झारखंड की, और मैं चाहूंगा, मुख्यमंत्री ने अपील किया कि अपोजिशन के साथी सब लोग साथ रहें। एक आदमी आप लोग नहीं उठे कहने के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं। डीवीसी आज आप कह रहे हैं मनीष जी, हाँ आज आप उठा रहे हैं। आपको ये बात प्रेस में बतानी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी जिस इस पे कर रहे हैं वो अच्छी बात है। इसीलिए अगर अच्छा काम करते हैं तो उसकी आपको साथ देना चाहिए, और जहां अब हर काम में टोका टोकी, झंझट, फलाना, और सबसे बड़ी बात है मेरे भाई कि हिंदुस्तान में कुछ भी होता रहे, यहाँ का माहौल खुशगवार बनाने की कोशिश कीजिए, समावेश कीजिए, सत्य में जयते की बात कीजिए, तभी कुछ बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। माननीय सदस्य श्री नारायण दास जी। माननीय अध्यक्ष जी। अच्छा, उनको शुरू करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मनीष जायसवाल जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। चलते सदन में बहुत सी बातें आई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विषय में भी यहां तीर चलाया गया। कोरोना को लेके लिए गए लॉकडाउन एवं वैक्सीन को लेकर जहां वैश्विक पटल पर भारत की सराहना की गई, वहां अपने ही लोगों के द्वारा उस पर उंगली भी उठाई गई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद के भवन की तरह होते हैं, अर्थात देश हित में उनको निर्णय लेने का अधिकार है। मैं अपने मूल विषय पर आता हूं, और मुझे पार्टी की ओर से टूरिज्म पर बोलने के लिए कहा गया है। मन को सिरजने और संस्कारित करने का नाम है पर्यटन। ख्वाजा मीर दर्द ने काफी अपने शब्दों में इस बात को पिरोया था कि शहर कर दुनिया की गाफिल, शहर की दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी अगर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहां।
जब शेरो शायरी की बात हुई, हमारे भानु प्रताप देहाती जी ने कहा कि एक शायरी बोला जाए, तो मैं निश्चित रूप से आपके इजाजत और मनीष नवीन जायसवाल के द्वारा मैं आपसे आदेश लेके ये कोरोना का जो हमेशा चर्चा होती है और कोरोना के चलते पूरी दुनिया तबाह रही, उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। पीएचडी पर नहीं बोलिएगा? हाँ, पीएचडी टूरिज्म पर नहीं बोलिएगा? बोलेंगे सर, बोलेंगे सर, बोलेंगे। कुदरत का कहर जरूरी था साहब, कुदरत का कहर जरूरी था साहब, नहीं तो हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था। कुदरत का कहर जरूरी था साहब, नहीं तो हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था। जो कहते थे मरने की फुर्सत नहीं है, जो कहते थे मरने की फुर्सत नहीं है, आज वो मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। माटी का संसार है। इरफान जी, मैंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। मैं एक ऐसा, नारायण जी बोलिए, अपना बोलिए ना, अपना बोलिए। माटी का संसार है, खेल सको तो खेल, वाजी रब के हाथ में है, पूरा विज्ञान फेल। मशरूफ थे सारी अपनी जिंदगी की उलझनों में, मशरूफ थे सारी अपनी जिंदगी के उलझनों में, जरा सी जमीन क्या खिसकी, सबको ईश्वर याद आ गए। ऐसा ही आएगा वक्त पता नहीं था सर, कि इंसान इंसान से डरेगा, ये पता नहीं था सर। धन्यवाद। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। आज की ग्लोबल दुनिया में टूरिज्म यानी पर्यटन विकास का एक नया सोपान है सर। यह जहां किसी देश राज्य की सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है, माननीय सदस्य आपस में बात न करें, बोलिए नारायण जी, आप बोलिए ना अपना। यह जहां किसी देश राज्य की सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है, वही राजस्व का एक ठोस स्रोत भी है सर। हाल के दिनों में पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं जहां उद्योग धंधों की कमी है। ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था को पर्यटन ने एक संजीवनी देने का काम किया है। नेपाल, तिब्बत, भूटान, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देश में पर्यटन से प्राप्त राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान है सर। अपने देश में भी पूर्वोत्तर के राज्यों में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पर्यटन स्थलों की बाहुलता रही है। होटल उद्योग, हवाई अड्डे, रेल और सड़क मार्ग, खान पान के केंद्र, पारंपरिक शिल्प आदि के विकास में पर्यटन का अहम योगदान रहा है। अपने देश में अतुल्य भारत के रूप में पर्यटन को सांस्कृतिक शिनाख्त से जोड़ा गया है। झारखंड के लिए भी ऐसे सार्वभौमिक प्रयासों की जरूरत है सर। जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि बदलो झारखंड पाओ अधिकार। सरकार तो बन गई, हम सरकार का सम्मान भी करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि राज्य की बिगड़ी व्यवस्था के कारण झारखंड में पर्यटन का समुचित विकास नहीं हो रहा है सर। राज्य में अवैध उत्खनन के कारण झारखंड का पर्यटन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है सर। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इसी सदन में पर्यटन नीति तैयार कर ली गई थी, लेकिन अब तक झारखंड सरकार इसे लागू करवाने में कामयाब नहीं हुई है। हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारी सरकार की दूरदृष्टि
पर्यटन विभाग पर होनी चाहिए। राज्य में पर्यटन क्षेत्र में चौतरफा विकास संभव है। यह राज्य धार्मिक एवं पौराणिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है सर। राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति में 230 से अधिक पर्यटन स्थल का चयन किया है, लेकिन कोई कार्य योजनाबद्ध तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है, सिर्फ घोषणाओं वाली सरकार है। कहा जाता है सर, मुतस्सर सी जिंदगी के अजीब अफसाने हैं। मुतस्सर सी जिंदगी के अजीब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और पंछी भी बचाने हैं। लेकिन हो क्या रहा है सर कि यहाँ तीर भी चलाया जा रहा है और पंछी को भी मारा जा रहा है। झारखंड का कहीं विकास नहीं हो रहा है सर। इस आदिवासी बाहुल राज्य में सरकार को आदिवासियों की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जंगल में गोलियों की जगह पर्यटकों के ठहाके गूंजेंगे। बहन जी, हमने कभी किसी को टोका नहीं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है बहन जी, बस छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं ऐसा विधायक हूं, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं। मान्य सर, बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। ठहाके गूंजेंगे, लेकिन लगभग इतने लंबे कालखंड के बाद जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, और रोज झारखंड में नित्य प्रति घटनाएं घटती जा रही हैं। आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उनके बालाओं का शोषण हो रहा है। रांची से दुमका तक प्रत्येक दिन घटनाएं घट रही है। तो ऐसे में पर्यटक कहां आएंगे? इसलिए सरकार को निश्चित रूप से इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। नीति और नियत में दोष रहने से कोई चीज कामयाब नहीं होता है। प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन हो रहा है। पर्यावरणीय खतरा पर कोई फोकस नहीं है सर। मैं जहां से आता हूं, ये बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, और आपको स्मरण होगा कि आजादी लड़ाई का द्योतक केंद्र देवघर का दिघरिया पहाड़ रहा है, जहां पहला स्वदेशी बम फूटा गया था। वो परीक्षण हुआ था जिसमें प्रफुल्ल चंद्र चाकी दिवंगत हो गए थे। मैं बार बार इसी सदन में उसे राष्ट्रीय स्मारक पार्क बनाने की बात कर रहा हूं सर। और आजादी का 150वां वर्ष पूर्ण होने वाला है। मैं चाहूंगा मंत्री जी हैं कि भारत सरकार को निश्चित रूप से यहां से प्रेषित किया जाए, ताकि दिघरिया पहाड़ अंडमान निकोबार की तरह एक ऐतिहासिक धरोहर बनने में कामयाब हो। TSF टूरिस्ट सिक्योरिटी फोर्स का गठन आज तक नहीं हो पाया है सर। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट सत्र में कहा था कि इसका गठन होगा। कृपया सरकार से आग्रह है कि इस पर भी ध्यान दें। पर्यटन के विकास में इनकी योजना पर्यटकों को लुभाने नहीं, बल्कि निवेशकों के माध्यम से राज्य की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है सर। सरकार बोलती है कि हम रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराएंगे। क्या सरकार अब तक एक भी आदमी को रोजगार उपलब्ध कराने में कामयाब रही है? सम्मानित मुख्यमंत्री कहते हैं हुजूर कि वर्ष 2021 को रोजगार वर्ष घोषित करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या है? कुछ दाग लगाते चंदा में, कुछ रूप धूप से जलते हैं, जिनको सुंदरता मिली नहीं दर्पण को दोषी कहते हैं। राज्य में वर्तमान यूपीए महागठबंधन सरकार के गठन से लूट की छूट, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, जो सबसे चिंतनीय विषय है, उस पर राज्य सरकार का कोई फोकस नहीं है सर। पर्यटन कैसे विकसित होगा? पर्यटक कैसे यहाँ आएंगे? सरकार बोलती है कि धार्मिक टूरिज्म, माइनिंग टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, सांस्कृतिक टूरिज्म, शिल्प और व्यंजन टूरिज्म, वीकेंडू गेटवे, फिल्म टूरिज्म, मनोरंजन पार्क को बढ़ावा देंगे। कब और कैसे? सिर्फ घोषणाओं की सरकार बनी है। अपने वादे पर कम से कम कामयाब हो।
हम लोग मुक्त कंठ से और उदात्त भाव से इस सरकार के साथ खड़े हैं सर, लेकिन काम होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 120 छात्रों को मिलेगा पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण। इसके कार्यान्वयन हेतु आज तक कोई कारगर उपाय नहीं किया गया, एक भी लोगों का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। आजादी के बाद से झारखंड का विकास नहीं हुआ। वर्तमान सरकार में यूपीए महागठबंधन की एक ऐसी पार्टी है जो विकास बाधित करने वाली पार्टी है। साथ मिलकर योजना बनाते हैं जिनका न तो कोई विजन है, सिर्फ लूट खसोट, नरसंहार, दुष्कर्म, जिससे राज्य का भला नहीं हो सकता है सर। सांस्कृतिक राजधानी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाती है। आए दिन देवघर के विषय में कहा जाता है कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर है सर। जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, चाहे वो भारत सरकार के हो चाहे झारखंड सरकार के हो, वहां जाते हैं और मंच पर अपनी बात रखते हैं, जिसमें देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं सर। आज तक इनका दर्जा नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि देवघर जहां ऋचाएं गूंजती हैं, स्वमय प्रार्थनाएं होती हैं, हमेशा शिव घोष का नारा लगता है, उसको अध्यात्म राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया जाए सर। सब लिखा हुआ है 10 जी, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलिए, पॉइंट कुछ देखिए। हमारे यहाँ आप बोलिए ना, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। जब भी पर्यटन की बात होती है, अभी पेयजल के विषय में बोला जा रहा था, एक लंबे समय तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी बड़ा ही संवेदनशील हैं और हम लोगों ने अनुशंसा करके दिया है। आज उन्होंने चलते सदन में इस बात को बताया है कि बहुत जल्दी ही उसका टेंडर निकलेगा और हर एक विधायक की अनुशंसा से 5-5 चापाकल दिया जाएगा। लेकिन लगभग 6 महीना अनुशंसा किए हुए हो गया है। इसकी गत्यात्मक सोच रखिए और झारखंड का कैसे चतुर्दिक विकास हो, इसकी कल्पना कीजिए। रही बात आदिवासी SC एक्ट की बात, मैं अभी कह रहा था, यहां महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है सर। मेरा आपसे निवेदन है, भगवान बिरसा मुंडा का भी तस्वीर यहां लगा हुआ है सर। लेकिन देश जिनके लिपि से चलता है, जिसके लेखनी से चलता है, देश का कानून जिसने बनाया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी तस्वीर नहीं लगी है सर। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अविलंब विधानसभा के अंदर उनका तस्वीर लगाया जाए। कई ऐसे मुद्दे हैं, मेरे अन्य साथियों को भी बोलना है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि उदय गान, अंत में मैं इतना ही कहूंगा सर कि मधुर गान तेरा ऐसा हो झारखंड, मधुर गान तेरा ऐसा हो झारखंड, न जन्म ले यहां धूर्त और पाखंड, उखाड़ फेंको यहां से MCC हो या लालखंड, मानव का कल्याण करो, जय हो झारखंड, जय हो झारखंड, जय हो झारखंड। और अपनी इन्हीं बातों से मेरे मित्र ने एक लिखा है कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि लव जिहाद का एक बिल सदन में लाया जाए और उसे ध्वनि मत से पारित किया जाए। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी, बोलिए बोलिए, क्या सूचना है? जल नल योजना के तहत जितनी भी पानी टंकी और पाइप लगाई गई है, इसकी गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है और संवेदक एवं पदाधिकारियों की गठजोड़ से कुछ स्थानों पर बिना कार्य कराए ही पैसे की निकासी कर ली गई है। सर, पिछले साल
हम लोग सत्ता में आने के बाद ही क्षेत्र भ्रमण के दौरान ये पता चला कि आखिर इतना सारा चापाकल खराब क्यों है। हमने संबंधित मंत्री को इसके बारे में लिख करके भी दिया और आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस जांच को लिखा है उस पर लीपापोती का प्रयास वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सिंह के द्वारा और उनके खाद्य संवेदक सुशील भगत के द्वारा किया जा रहा है और जांच के दौरान ही करोड़ों की निकासी कर ली गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंत्री महोदय से यह कहलवाएं कि यह जांच सूचना आ गया सूचना। माननीय राजेश कच्छप जी, राजेश कच्छप जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं इस कटौती प्रस्ताव जो आया है उसके विरोध में और सरकार के इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। आपने बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद महोदय। पूरा मानव सृष्टि, पूरा संसार, जीव जंतु सहित सारे लोगों को जल की आवश्यकता होती है। जल ही जीवन है। जल के बिना धरती पर मानव अस्तित्व नहीं, धरती के अस्तित्व की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। विगत 18 वर्ष हो गए हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा इस राज्य में राज्य करते हुए, और आज हम जो प्राणी के लिए जो नितांत आवश्यकता है जल, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसमें परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि विगत 18 वर्षों में विगत झारखंड बने 18 वर्ष इनका सरकार रहा, आज भी हम लोगों को शुद्ध जल पिलाने के लिए परेशान है। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है महोदय। आज के तारीख में मैं बधाई दूंगा सरकार को कि पिछले सरकार के द्वारा जो सुदूर ग्रामों में, सुदूर गांव देहात में, शहरों में जो चापाकल की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाती थी उसको खत्म कर दिया गया था। ये सरकार, क्योंकि लोगों को शुद्ध जल पिलाना है, ये सरकार प्रत्येक माननीय सदस्यों को 5-5 चापाकल देने का जो वादा किया है उसकी मैं सराहना करता हूं और मैं सरकार को बधाई देता हूं महोदय। ठीक है, मिस्त्री नहीं मिल रहा था कोरोना को लेकर के, अभी मिस्त्री मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, हम उससे साधा बांट लेंगे, हम लोग पड़ोसी भी हैं भैया। आज के जो झारखंड है हमारा, यहाँ पे जल, जंगल, जमीन, झरना, पहाड़, नदी, नाला, कुदरत ने इसको भरपूर सुंदरता प्रदान किया है महोदय। और हम लोगों को, खास करके पूरे झारखंड को, कम से कम इसके बारे में चिंता नहीं करनी थी। लेकिन 20 वर्षों में यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसका जिस प्रकार से दोहन किया गया, उसको जिस प्रकार से समाप्त करने का जो नीति लाया गया, मैं उसके बारे आपको इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। आज बहुत ज्यादा दूर हम नहीं देख जाएंगे, क्योंकि यह राजधानी में हम लोग रहते हैं और यह हमारा चेहरा है पूरे झारखंड का। पिछली सरकार ने इस चेहरे को खराब करने का प्रयास किया है, तो शरीर का तो मैं बात ही करना छोड़ दूंगा। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं महोदय कि हमारे बीच में कल कल बहती हमारा जो स्वर्ण रेखा का एक छोटा सा पार्ट था, हमारा हरमू नदी, जिसको आज कंक्रीट में तब्दील कर दिया गया और उसको नाला बना दिया गया। जी, ये मान्य सदस्य ये आप अपना भाषण जारी रखें, वक्तव्य जारी रखें। कंक्रीट में बदल दिया गया। हमारे बगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब
इसको हम लोग पुरानी रांची, जो रांची के एकदम बीचों बीच में है, बड़ा तालाब जिसको कहा जाता है, जिसपे नौका विहार किया जाता था, लोग वहां पे तैराकी करते थे महोदय। आज के तारीख में आप देख लीजिएगा महोदय, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। कल के तारीख में उस जल को लोग पीते थे महोदय, आज के तारीख में नहाते भी नहीं है, लोग छूना पसंद नहीं करते। जिस हम स्वर्णरेखा नदी की बात करते हैं, जो आज पवित्र नदी में गिनती आता है महोदय पूरे देश में, सावन का महीना में लोग जल उठा करके बाबा नगरी जाते हैं महोदय। आज उस स्वर्णरेखा की हाल क्या है महोदय, आज हमको देखने की जरूरत है। 18 वर्षों में उसमें दूषित पानी को बहाया जा रहा है। 18-20 वर्ष हो गए। हम लोग जब छोटे थे महोदय तो उसका पानी को हम लोग पिया करते थे। आज के तारीख में वहां पे स्नान करना भी बड़ा दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं जो पिछले सरकार की जो नीतियां रही, पिछले सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, मैं उसको कहना, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसको, कि कुछ भी नहीं किया गया। अगर सरकार की मंशा होती, सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती, तो उसको संरक्षित किया जा सकता था, उसको बचाया जा सकता था। खैर, आज के तारीख में फिर मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा महोदय। हमारे यहाँ पे, जिसको हम भगवान बिरसा बहुत गर्व के साथ हम कहते हैं कि आप भगवान बिरसा का धरती है, उनके समाधि स्थल के बगल में महोदय एक बहुत सुंदर सा एक वहां पे झरना था, एक बहुत सुंदर सा एक बहता हुआ पानी का एक वहां पे था। आज के तारीख में उसको भी कंक्रीट से हम, कहने का मतलब है कंक्रीट से भर दिए, और आज वो भी, वहां भी हमको नहीं लगता है कि हमारे उपयोग करने लायक वो रह गया। आज के तारीख में मैं विगत कई दिनों से परेशान हूं, क्योंकि राजधानी बनने होने के वास्ते, राजधानी चूंकि राजधानी है, यहाँ लोगों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जब यहाँ पे लोगों की आबादी बढ़ रही है तो महोदय निश्चित तौर से जल के बिना कोई भी मानव या कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। हमारे राजधानी के बगल में जो रुक्का डैम है, जिसके माध्यम से हम रांची को पानी पिलाते हैं, इर्द गिर्द जितने भी घनी आबादी है उसको पानी पिलाते हैं। हमारे बीच बगल में जो हटिया डैम है, हटिया डैम जिसको धुरुआ डैम कहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं। आज के पिछली सरकार को मैं फिर से दोष देना चाहता हूं, उनकी गलत नीति रही। ठीक है, मैं मानता हूं विकास के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है, विकास के लिए रोड की भी आवश्यकता थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारा रिंग रोड को बनाया गया, और धुरुआ डैम में जिस प्रकार से पानी का, यहाँ पे पानी जिस प्रकार से बह करके आता था स्वर्णरेखा से लेकर के, क्योंकि नवीन भैया का भी है क्षेत्र, तो वहां से पानी आता था। आज उसका वहां आने का जो स्रोत था उसको बंद करा दिया गया है। कम से कम जिस टाइम में रोड मैप तैयार किया जा रहा था रिंग रोड का, वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए थी। मैंने कई एक बार माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि मैं स्वर्णरेखा जहां उद्गम स्थल है, उन्होंने कहा है कि राजेश बाबू चिंता मत करिए, उद्गम स्थल से मैं आपको जो 11 से 13 किलोमीटर, 11 किलोमीटर के आसपास होगा, मैं वहां से आपको नहर के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से मैं आपको वहां पे पानी लाऊंगा, पूरे रांची को पिलाऊंगा। इसके लिए मैं विशेष करके आपको मैं बधाई देना चाहता हूं मंत्री जी। राजेश बाबू, आपके पीछे और एक माननीय सदस्य बोलने वाले। जी महोदय जी, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी योजनाएं हैं जो इस बजट में जिसका उल्लेख मिलता है महोदय, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको पूर्व में हो जानी चाहिए थी। और मैं, हमारे बड़े भाई जो पूर्व वक्ता रहे हैं, उनका चिंता को मेरी भी वो चिंता है, और उन्होंने एक चिंता जाहिर किया है कि 2024 तक आते आप इस कार्य को शायद जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, हम लोग नहीं पूरा कर पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान था, जो वक्तव्य था इस सदन में, कि अब करने का समय आ गया है,
और निश्चित तौर से विपक्ष के साथी कोरोना काल का इल्जाम इस सरकार पे लगा रहे हैं, तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि यह काल ही बहुत विकास के विपरीत काल रहा है। यहाँ पे आज के तारीख में जब मानव से मिल नहीं रहा था, उस परिस्थिति में भी आज यह जो योजना तैयार किया गया है, मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। हमारे बीच में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, जिसको विकास करके, जिसको डेवलप करके यहाँ के लोगों को हम लोग रोजगार दे सकते हैं। यहाँ के लोगों को हम लोग जो झारखंडी सुगंध है उसका एहसास हम लोग करा सकते हैं। मैं कम से कम धन्यवाद दूंगा हमारे विपक्ष के साथियों को कि अभी इनको चिंता हो रही है। विगत 20 वर्षों में क्योंकि झारखंड से भरा हुआ यह प्रदेश है, नदी नालों से भरा हुआ प्रदेश है। हम लोग भी जानते हैं यहाँ पे सैलानियां आएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी देंगे। यहाँ लोग आना चाहते भी हैं, लेकिन आज तक कोई भी पर्यटक स्थल है उसका विकास नहीं हुआ। मैं कोई एक जिले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे समूचे झारखंड के समूचे जिलों में आज जी बिल्कुल समूचे जिलों में इस प्रकार का व्यवस्था है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि यहां हुनर की कमी नहीं है। हम लोगों ने देखा है, इसी प्रदेश ने महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर को पैदा किया है। इसी प्रदेश ने सौरभ तिवारी जैसे लोगों को पैदा किया है। इसी प्रदेश ने सुबोध महतो, दीपिका कुमारी जैसे खिलाड़ियों को पैदा किया है, सुमरिन टेटे जैसे खिलाड़ियों को पैदा किया है। बहुत सारे अनगिनत खिलाड़ी हैं और आज हम आए दिन देखते हैं मीडिया पेपर के माध्यम से कि आज कोई खिलाड़ी दैनिक मजदूरी कर रहा है, कोई बेरोजगार घर में पड़ा हुआ है, बीमार है। आखिर इसका दोष किसके ऊपर मरना चाहिए महोदय? आज इसका दोष किसके ऊपर मरना चाहिए? सरकार तो हमारी नहीं रही थी, सरकार तो जो आज विपक्ष में साथी हैं उनकी सरकार रही थी। तो कहीं ना कहीं झारखंड का जो हित है उसकी अनदेखी की गई थी। यहाँ पे गोलियां चली, यहाँ पे लाठी बरसाया गया। गोड्डा में अड्डानी और अब्बानी को बैठाने के लिए गोली और लाठी चलाया जा सकता था, लेकिन यहाँ के जो लोगों का विकास करने के लिए, यहाँ के जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे कोई भी योजना नहीं लाया गया, उसके लिए लड़ा नहीं गया। आज के तारीख में प्रत्येक पंचायत में लोग, ठीक है, पूर्व में साथियों के द्वारा कमल क्लब का जिक्र हो रहा था, आपने उनको कुछ मानदेय देने का आपके द्वारा प्रोविजन था, आप मानदेय देना चाह रहे थे। माननीय सदस्य, आपके पीछे और एक बोलने वाला है, बिल्कुल आप पूरा समय तारीख में थोड़ा समय छोड़ दीजिए उनके लिए। कमल जो है, कमल शब्द ही इस चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का यह चिन्ह है महोदय, राष्ट्रीय पार्टी का चिन्ह है, लेकिन चूंकि उसमें भी ये लोग वोट बैंक का काम करना चाह रहे थे, उसमें भी वोट बैंक का काम, इसीलिए नाम दिया कमल क्लब। अरे आप गुलाब क्लब दे देते, आप गेंदा क्लब दे देते वहां पे। आप बैठे उनको समाप्त कर। तो आज जिस रफ्तार से और जिस सोच के साथ में झारखंड सरकार चलना चाह रही है, इस बजट में उसका स्पष्ट प्रावधान है। और आने वाले दिनों में यहाँ की जो हमारी बहन दीपिका जी चिंतित थी कि यहाँ की महिलाओं को जो परेशानियां उठानी पड़ रही है, दीदी निश्चिंत रहिए, आपकी सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो सरकार चल रही है 2024 में निश्चित रहिए आपको
जल नल की व्यवस्था वहां पे करा दी जाएगी। और आने वाले दिनों में जिस नीयत के साथ में यहाँ पे और जिस खेल नीति बनाया गया है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ के युवाओं को खेल में प्रोत्साहित किया जाएगा। और जिस नीयत के साथ में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार की मंशा इस बजट में दिख रही है, आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे लोग ललायित है महोदय, आज मेरे पास आते और कहते हैं कि हम लोग झारखंडी भोजन का व्यवस्था करेंगे हर पर्यटन स्थल में। वो झारखंडी खुशबू आने वाले दिनों में हमको हर पर्यटन स्थल में देखने को मिलेगा। आपने मुझे कहने का अवसर दिया महोदय, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी, आग्रह के साथ कि थोड़ा समय का पाबंदी को देखेंगे और आसन को सहयोग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, काहे परेशान करते हो यार। आज ससमय 1 मिनट बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। इसके नीरो विभाग का CARM मशीन खराब होने से दर्जनों मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो रहा महोदय। इसलिए नीरो विभाग के लिए एक अलग विंग बनाया जाए महोदय। ये पूरा राज्य का ये मतलब मरीजों का असुविधा। मान्य सदस्य बंधु जी। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पेश बजट के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, बोलने के पहले बिना पानी के जीवन में रह नहीं सकते, जल की माता को बयां हम कर नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, चूंकि कला, संस्कृति, खेल कूद ये सारे विभाग समाहित है, यह प्रदेश अध्यक्ष महोदय पद्म श्री श्यामाचरण पूर्ति, स्वर्गीय केदारनाथ साहू, स्वर्गीय विजय प्रताप सिंह देव, पद्म श्री सुधेंद्र नारायण सिंह देव, पद्म श्री मकर ध्वज दरोगा, और इस प्रदेश में अध्यक्ष महोदय खेल के क्षेत्र में सुमराई टेटे, महेंद्र सिंह धौनी, सुबोध महतो, सवित्री पूर्ति, अलमा गुड़िया, और कलाकार गीत गोविंद से लेकर के अध्यक्ष महोदय मुकुंद नायक, मधु मंसूरी, मोनिका मुंडू, जानकी देवी, क्षितिज राय, महावीर साहू जैसे महान लोगों का, जिन्होंने पूरे भारत देश में इस झारखंड का नाम रोशन किया है, वैसे लोगों का यह धरती है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड की प्राचीनतम कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा एवं साझा संस्कृति का स्वर्णिम इतिहास रहा है, जो यहाँ की कला, साहित्य, संस्कृति एवं दिन प्रतिदिन के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ के लोकगीतों और लोक कलाओं में सभी धर्मों और विचारधारा के लोगों को उद्गार मौजूद है, जो कि झारखंडी जीवन में समाहित है। इसी को आगे बढ़ाते हुए राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय नए योजनाओं से इस सरकार को और इस प्रदेश का सपना को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नौजवान मुख्यमंत्री है और उनके जो टीम है, इस प्रदेश के बड़े IPS पदाधिकारी रामेश्वर उरांव जैसे लोग हैं, वित्त मंत्री, बहुत अनुभवी आलमगीर जैसे मंत्री हैं, लड़ाकू साथी हमारे बन्ना गुप्ता जैसे साथी हैं, मिथिलेश ठाकुर जैसे साथी मंत्रिमंडल में, जोवा मांझी जो देवेंद्र मांझी की पत्नी हमेशा संघर्ष से उलझी हुई नेत्री है, और ऐसे हाथ के लोगों में पूरे राज्य का आपका एक तरफ से कहा जाए कि राज्य को विकास के लिए आगे बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, बादल जी बहुत संघर्ष करके आए हुए हैं, और चंपाई जी का तो खैर चंपाई जी का खैर कहना ही नहीं है। हमारे चंपाई द कोल्हान टाइगर से जाने जाते हैं, मैं सभी लोग, और अंसारी जी भी हैं, अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इस हमारे विपक्ष के साथियों को जानना है, चूंकि कोरोना काल हुआ और 2 महीना ही अभी हुआ है, जो
विकास के कामों को गति देने की दिशा में काम हो रहा है। और यहाँ हमारे विपक्ष के साथियों को इस बात को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि राज्य की जनता स्वीकार कर रही है। इस प्रदेश में पहली बार जो आदिवासियों का सरना कोड जैसा मामला को बहुत हिम्मत और साहस दिखा के राज्य के मुख्यमंत्री अपनी टीमों के साथ इन्होंने प्रस्ताव करके केंद्र सरकार को यहां से भेजा है, क्योंकि ये चुनाव का सभी लोगों का चुनावी एजेंडा था। अध्यक्ष महोदय, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए कहेंगे, हमारे रामेश्वर उरांव का दूरदर्शिता और माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर विचार हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, जो आपका गुमला जिला का सिरसीता नाले सिरा सीता जो कहते हैं, आदिवासियों का जो धार्मिक आस्था के रूप में जाना जाता है, अध्यक्ष महोदय, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिए उसको अविलंब कार्रवाई हो रहा है और जिला से उसके लिए प्राकलन मंगा करके काम उसका कराया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय। और देवघर की बाबा धाम की तर्ज पर उसको विकास करने की दिशा में काम हो रहा है, अध्यक्ष महोदय। इस बात को लोगों को जानने की जरूरत है और अगर इस पर आपको जानकारी है तो विभाग से आप पता लगा ले, पूरे वहां के बारे में प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की स्थिति में है, काम आपकी प्रक्रिया में। अध्यक्ष महोदय, वो बताएंगे आपको, अगर जरूरत होगा अध्यक्ष समय में इतिहास बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, नवीन जायसवाल जी हटिया के विधायक हैं, हमारे छोटे भाई। बनहोरा का बुंगा बुरू टोंगरी पूरा लुटाया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा केवल, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अविलंब संज्ञान लिया और इको पार्क के रूप में विकसित कराने के लिए तुरंत पदाधिकारियों को लगा करके नापी जोखी शुरू करा दिया। इस बात को जानने के लिए इनको जरूरत है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ की भाषा संस्कृति को लेकर के कल ही हमारे यहाँ पर दीपक बिरुआ जी ने एक सवाल उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के भाषा संस्कृति को समझते हैं और उन्होंने जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को अलग से विभाग खोलने का घोषणा किया। ये काम कल किया है, सदन में घोषणा किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी लोग अभी बोल रहे थे कि खिलाड़ियों को उपेक्षा, खिलाड़ियों को, आज मुख्यमंत्री आज सदन में नहीं है, सिमडेगा कहे गए हैं, इस बात को पता लगाइए। हॉकी की नर्सरी में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर, अध्यक्ष महोदय, हॉकी का प्रतियोगिता सिमडेगा में आयोजन हो रहा है। ये यहाँ के जो इस प्रदेश में खेल की जो असीम संभावना है, इस संभावना को माननीय मुख्यमंत्री जी 2-3 महीना में जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। इस बात को जानना चाहिए, काम करने दीजिए। आलोचना करने का समय है आपको। अभी सरफराज जी तभी बोल रहा था, अभी 4 साल बाकी है। अरे 2-3 साल के बाद जो आप आलोचना करेंगे, काम तो करने दीजिए, काम करने दीजिए उसको। जो चीज यहाँ का संस्कृति भाषा के अनुसार जो चल रहा है, क्योंकि यहाँ की जो साझा संस्कृति, अध्यक्ष महोदय, इनका तो हमेशा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यही रहा। कोई जानवर ले रहा है, कोई गाय ले रहा है, कोई गिरजा जा रहा है, यही रहते रहिए पूरा। इससे ज्यादा क्या रहा है इनके पास में? इन लोग तो, अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी मंदिर में तिरंगा झंडा जैसे गाड़ दिया और 1 हफ्ता में उतार दिया। इन लोग को बताना जानना चाहिए। और सिर्फ वहां दुकान दौरी का चक्कर में लगा रहता था कि दुकानवा कितना खुलेगा, इसके बारे नापी जोखी हो गया था। नवीन जी बढ़िया से जानते हैं, नहीं बोलेंगे, छोटा भाई हमारा नहीं बोलेंगे, लेकिन सही बात वही बात है। लेकिन इसी के चक्कर में चल रहा था, बताना। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, थोड़ा समय पर ध्यान देंगे। जी अध्यक्ष महोदय, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ की साझा संस्कृति, आदिवासी और मूलवासियों को ध्यान रखते हुए जो गुरुजी का जो उद्देश्य रहा है, उसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। मैं माननीय हमारे विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा कि आप काम करने का समय दे। आलोचना आप करना होगा, हेल्दी आलोचना करिएगा, अभी काम कर देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, एक जो आपका महत्वपूर्ण योजना आपका जलापूर्ति से संबंध है, 2020-21 में लघु ग्राम जलापूर्ति योजना 12,366 जो पूर्ण हो गया इन्हीं लोग के सरकार में, और कागज में केवल पूर्ण हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब तक पूर्ण नहीं है। इस बात को हमारे इन साथियों को जानने की जरूरत है। कागज में केवल आपका पूर्ण हुआ है। दूसरी बात मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि स्वच्छता अभियान के तहत मार्च 2020 तक में 35 लाख
68,759 शौचालय बना था, जिसमें पिछली सरकार के द्वारा झारखंड में ओडीएफ घोषित कर दिया गया था अध्यक्ष महोदय, और एक मंत्री तो जांच करने की तक भी बात कहा गया था। और ओडीएफ आप सारे साथी लोग, आप लोग सारे लोग 81-82 सब लोग जानते हैं, ओडीएफ कर दिया था। और ये लोग ओडीएफ के बारे में जब बात उठा तो जांच करने की बात आई। अध्यक्ष मैं पूछता हूं माननीय लोगों को, क्या हुआ जांच का असल दर्शा हम लोग जानना चाहते हैं, इसको बताना चाहिए, इसके लिए बताने। माननीय सदस्य महोदय, माननीय सदस्य सरकार के कंक्लूड करिए, आप कंक्लूड करिए। सरकार के सामुदायिक शौचालय पर सरकार, ये जो हमारी सरकार है, जो सामुदायिक शौचालय पर जोर दे रही है अध्यक्ष महोदय, और इसके लिए निश्चित रूप से हेमंत सरकार स्वागत योग्य है और इसको स्वागत करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कि इस प्रदेश में विशेषकर हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर में अध्यक्ष महोदय कई एक पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल है। ऐतिहासिक मुड़मा जतरा शक्ति कुटा, खुखरा परगना बेड़ो, मूरर पहाड़ बेड़ो, गौरी शंकर मंदिर, जलेश्वर धाम, शहीद वीर बुद्धू भगत, बिंदु बसाई बुरमू के बारे में लोग नहीं जानते अध्यक्ष महोदय। जो वहां पर 7 भाई और 1 बहन थी, कहानी बताएंगे तो थोड़ा गाना उना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको बाद में बताएंगे अध्यक्ष महोदय। सुतियामयगढ़ पिठोरिया, घघारी धाम लापुंग, साई मंदिर और महाधनी मैदान, खूंटी में सोनमेर का मंदिर, केलाघाट सिमडेगा, डोंबारी बुरु खूंटी, और हमारा जो बोंगाबुरु टोंगरी, हमारा गांव के पीछे में बोंगाबुरु टोंगरी है, जहां पर डंगरी होता था। जो एक बार हम डंगरी शब्द बोले तो बहुत लोगों को गड़बड़ा गया था पूरा, लेकिन डंगरी के बारे में समझाना सदन में ठीक नहीं होगा, बाहर में करेंगे। और इस तरह डंगरी का मतलब है। तो ये सारे चीजों का अध्यक्ष महोदय विकास करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ा हुआ मान का अध्यक्ष महोदय इसको ले लिया जाए और ये विषय ले लिया जाए, आग्रह होगा इसको। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्य लंबोदर महतो जी, माननीय सदस्य लंबोदर महतो जी 2 मिनट के अंदर, लंबोदर जी 2 मिनट के अंदर अपना बातों को रखे। सरकार का उत्तर होना है, सरकार का उत्तर होना है। लंबोदर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज निश्चित रूप से यहाँ पर जल संसाधन विभाग जिसका 1126 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है और पेयजल विभाग उनके पास समय कम 3173 करोड़। 1 मिनट बोलिए। स्वच्छता से बातें आ रही है, पेयजल को लेकर के भी हमारे रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत कुंद्रुकला ग्रामीण जलापूर्ति, बाड़लोंग ग्रामीण जलापूर्ति, सुक्रीगढ़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, सीरू ग्रामीण जलापूर्ति योजना, पोटमदगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जैसे विभिन्न पंचायतों में अध्यक्ष महोदय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। सारे जलापूर्ति योजनाएं आज ठप हो चुकी हैं, पानी बंद है और आज विगत 1 वर्षों से ग्रामीण काफी परेशान है महोदय। और मैंने आज के क्वेश्चन में भी हो गया लेकिन जवाब में यही आया है कि सभी जगहों पर ममता जी हो गया ये पर्याप्त अवसर नहीं है। हो गया बोलिए। हो गया, आपका आ गया विषय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जल संसाधन विभाग की जो स्थिति है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। विगत सरकार के बने हुए 15 महीने हो गए और आज इस 15 महीने में ये सरकार और सरकार के जो पदाधिकारी हैं, विशेष करके जो तकनीकी विभाग के जो पदाधिकारी हैं, 15 महीने में आज एसओआर बना नहीं पाए और एसओआर नहीं बनने के कारण जल संसाधन विभाग में विगत 15 महीने में एक भी योजना की स्वीकृति नहीं हुई है। और निश्चित रूप से जो बजट का प्रावधान था जो करंट ईयर में है उसमें अभी तक मात्र 50% ही व्यय हुआ और लगभग 20 दिन बचे हुए वित्तीय वर्ष का और सरकार का वित्त विभाग का एक अलग से ऊपर से अंकुश लगा हुआ है कि 26 मार्च तक किसी भी अलॉटमेंट का 15% से ज्यादा की निकासी नहीं हो सकती है। ऐसे स्थिति में समझ सकते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार के विभागों का कोषागार से निकासी हो पाएगा, क्योंकि 15% टोटल अलॉटमेंट का उससे ज्यादा कोई भी विभाग नहीं निकाल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बजट है उसका क्या होगा ये हम लोग समझ सकते हैं।
हम बात करते हैं पेयजल विभाग में, तो पेयजल विभाग का 2024 तक का जो लक्ष्य है लगभग 58,95,843 घरों में FHTC करना है, कार्यरत घरेलू नल संयोजन करना है, और इसमें से अभी तक सरकार मात्र 6,93,000 घरों में भी कर चुकी है। निश्चित रूप से पेयजल विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे पेयजल मंत्री जी को, जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र कसमार और पेटवार को संपूर्ण आच्छादन करने के लिए लगभग 144 करोड़ की योजनाएं SLSSC से पारित कराई। हम उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इन दोनों योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति करा के जल्द से जल्द इन दोनों योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करें। इसके साथ ही लगभग 5 और योजनाएं जिनकी प्राकलित राशि, जिनकी तकनीकी स्वीकृति की राशि लगभग 21 करोड़ 43 लाख, 47 करोड़ 68 लाख, 49 करोड़ 65 लाख, 10 करोड़ 18 लाख, 7 करोड़ 81 लाख और 21 करोड़ 43 लाख, ये 5 योजनाएं लगभग 136 करोड़ की योजनाएं बनी हुई है, जिनका तकनीकी स्वीकृति हो चुका है। हम माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से आग्रह करेंगे कि इन 5 योजनाओं जिनकी प्राकलित राशि 136 करोड़ की है, माननीय सदस्य, इसको भी जल जीवन मिशन के तहत जल्द से जल्द स्वीकृत कराने की कृपा करें। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण है कि जल संसाधन विभाग का राज्य के विभिन्न विभागों और विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न उपक्रमों के पास लगभग 9,000 करोड़ रुपये का वाटर टैरिफ बाकी है। सरकार का एक तरफ कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरे तरफ अरबों रुपया विभिन्न उपक्रमों के पास पड़ा हुआ। सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया खाली TVNL के पास बाकी है, 1,200 करोड़ रुपया BSL के पास है, 4300 करोड़ रुपया रेलवे के पास है। सरकार से चाहेंगे कि राज्य हित में राजस्व की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा हो। सरकार ये 9,000 करोड़ रुपया का जो वाटर टैरिफ बकाया है, इसको वसूलने का काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण कि गोला में जहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मात्र 2 मिनट सर, मात्र 2 मिनट, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह प्रखंड है, वहाँ पर भरवा जलाशय योजना बना हुआ है, डैम में पानी है, लेकिन वहाँ के किसानों को 1 इंच पानी भी खेती के लिए नहीं मिल पा रहा। आग्रह होगा कि विभाग जल्द से जल्द नहर का निर्माण करके गोला के किसानों को पानी पहुँचाने का काम करे। मेरे यहाँ मात्र 1 मिनट, बड़ा डैम है, लेकिन उस डैम के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। पूरे डैम में झाड़ी और पेड़ पौधे उग गए, पोल लगा हुआ है, बिजली लाइन नहीं है, तार नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से सरकार डैम के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जल्द से जल्द झाड़ी और पेड़ पौधे की सफाई करने का काम, माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह करने का काम, माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी आसन से टोकना न पड़े, 2 मिनट में आसन से टोकना न पड़े, सरकार का उत्तर होना है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। सरकार ने पिछले 7 सालों से हैंडपंप बोरिंग नहीं किया था, इस आधार पे कि भाई भूगर्भ जल का और शोषण नहीं किया जा सकता है। हम हर घर नल योजना लाएंगे और जमीन का जो है शहरों में तो प्रतिबंध है। 7 साल के बाद जो हर घर नल योजना आई है, ठीक इसके विपरीत इसका जो मुख्य फोकस है वो भूगर्भ जल शोषण का ही है। तो हमारा पहला सुझाव ये होगा कि इसमें जहां हमारे पास स्रोत हैं, नदी हैं, बड़े जलाशय हैं, वहां इस योजना के तहत जो हमारी राशि है उन्हीं योजनाओं पे फोकस किया जाना चाहिए, पहला। दूसरा, जो बड़ी योजनाओं के बारे में हमारे कहने की झारखंड, जो हमने पुराने अनुभव देखे हैं कि टोपोग्राफी आपकी विभिन्न है, योजना तो बन जाती है लेकिन DPR बनाने में टोपोग्राफी का ध्यान नहीं रखा जाता है। पानी टंकी बन जाते हैं, पाइप बिछ जाते हैं, किसी गलियों में पानी बहते रहते हैं, किसी इलाकों में जो है पानी नहीं जाते हैं। वो जो वॉल्व होना चाहिए, जिस साइज का पाइप देना चाहिए, तो इस गुणवत्ता का जो है उस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरी बात जो है कि आपने पूरी ग्रामीण जो बड़ी पेयजल आपूर्ति योजनाएं हैं वो पंचायतों के हवाले कर दिया और वो आपकी व्यवस्था मजबूत नहीं हुई है। साल भर के ठेकेदार के बाद उनके बकाया को लेकर के कौन चलाएगा, कौन संचालित करेगा, इसको लेकर के पूरे वो योजनाएं बंद रहती है अध्यक्ष महोदय। तो ये हमारा पहला होगा। दूसरा हमारा कहना अध्यक्ष महोदय, आपने जो 80% रखा है भूगर्भ जल शोषण करके जो है अपने वाटर हर घर योजना का, अब इसमें भी आप जो देख रहे हैं कि आपने कहा कि 80 से ज्यादा जब घर होंगे तो वहाँ पे हम डीप बोरिंग देंगे। डीप बोरिंग इससे पहले 15 साल से अध्यक्ष महोदय होते रहे अध्यक्ष महोदय,
और उसमें जो देखा गया है कि खास करके जो छोटे छोटे ग्रुप आदिवासी टोले हैं ये सब वगैरह, जहां चापाकल दे करके भी वो नहीं हो पा रहा है। अब वैसी जगहों पे फिर चापाकल से ही, भले ही वो 15 घर का टोला हो, आदिवासी टोला हो, दलित टोला हो, या जंगल में पठारों में रहेंगे, आपकी प्लानिंग है कि 80 से ज्यादा घर होंगे तभी हम डीप बोरिंग करेंगे। तो जहां कोई और जल स्रोत नहीं है वहां तो डीप बोरिंग करना आवश्यक ही है, लेकिन आप वैसे टोलों को भी उसमें जोड़े जहां ऑलरेडी हैंडपंप की व्यवस्था से वैसे ही पानी नहीं जा रहा है, तो आपकी सक्सेस नहीं होगी। तो ये तीसरी चीज जो है इसमें सुधार किया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। चौथी चीज जो मैं इसमें कहूंगा अध्यक्ष महोदय, विभागों में जो सबसे तालमेल होता है खास करके शहरों में, सड़क और पानी ये दोनों ही पैरेलल जाती है। सड़क बन गई तो पानी का पाइपलाइन टूट जाएगा, पानी का पाइपलाइन बना हुआ है तो सड़क नहीं होगा। विनोद जी, इतना घोटालमेल का भाव है कि 2011 में महोदय गिरिडीह में सड़क में जो है वो टूट गई, और ये योजना करोड़ों लागत से बन करके 5 साल से बंद है, क्योंकि पाइप बदलने में 2 करोड़ लगेंगे। ये 5 साल में तय नहीं हुआ है, पीडब्ल्यूडी देगा पैसा कि पीएचडी पैसा देगा अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। सरकार दूसरा हो गया सरकार का उत्तर विनोद जी हो गया। विनोद जी, अब सरकार का उत्तर होना है। माननीय सदस्य अगर कल हमको दिक्कत नहीं है तब तो हमको सबको बुलवाना पड़ेगा ना, बुलवाते हैं। अरे उत्तर ले लीजिए। अगर सरकार का उत्तर के पहले सब माननीय सदस्य को देना पड़ेगा, फिर समय बढ़ाना पड़ेगा, मंत्री जी को जाना है समय पर। आप लोग हर चीज में जीत करते हैं, यही ना दिक्कत हो जाता है। हर चीज में दबाव देते हैं, बहुत मुश्किल है। हर चीज में दबाव देते हैं। अब सरकार का उत्तर बढ़िए माननीय सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर। अध्यक्ष महोदय, बैठिए विरिंच जी बैठिए। अनुदान की मांग पर सरकार के उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विनोद जी, ये लंबा बात विनोद जी 2 मिनट की जगह 5-7 मिनट आपको बोलवा दे। विनोद, सरकार का उत्तर है, सरकार का उत्तर। बैठिए माननीय अमर जी, बैठिए। मनीष जायसवाल जी, डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, माननीय मंत्री जी, सरकार का उत्तर में आप भिजवा दीजिए। सदस्य माननीय बड़े भाई बंधु तिर्की जी, माननीय लंबोदर महतो जी, बोलिए माननीय मंत्री जी, बोलिए। और अब माननीय विनोद सिंह जी। लंबा ये वाद विवाद चला और सभी ने अपनी भावनाओं से अवगत कराने का काम किया, अपने सुझाव दिए, कुछ व्यंग्यवान भी चले। इन सब के बीच मैं सबसे पहले इन पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। जहां जल है वहां जीवन है, इसके कारण ही सावन। जहां जल है वहां जीवन है, इसके कारण ही सावन है। इससे ही मिट्टी की खुशबू है, हंसता खिलता हर आंगन है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, हम ठंड भी बर्दाश्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पीने का पानी हमारे लिए नितांत आवश्यक है। और विडंबना ये है कि जितना जल हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका मात्र 3% पीने के योग्य है, बाकी पानी पीने के योग्य नहीं है। और बहुत सारी बातें आई, मैं चाहूंगा कि अभी सारे सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, जो आक्षेप लगाए हैं, खास करके विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप बैठेंगे, आप जाएंगे नहीं और हमारी बातों को सुनेंगे, ऐसा मेरा भरोसा और विश्वास है। तो क्या अभी सबसे पहले मैं आपकी उपलब्धि बता देता हूं कि
आपकी उपलब्धि भी सुन लीजिए, जनता को जानना चाहिए कि क्या माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। आपका उत्तर को जानना चाहिए कि आपने क्या किया। जब आप कटाक्ष करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो अपने ऊपर भी आप लोगों को सुनना चाहिए कि आपने क्या किया है। आपने 10 साल में मात्र 4,40,000 घरों में पानी देने का काम किया, घरों में कनेक्शन देने का काम किया, और हमने 1 साल भी नहीं 6-7 महीने में 2.5 लाख से ज्यादा घरों को नल के जल से जोड़ने का काम किया है। 5-5 चापाकल आप अपना पीठ थपथपाते होंगे, जाके अपने क्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं से बोलते होंगे, जनता से बोलते होंगे कि 5-5 चापाकल हम ला रहे हैं। मंत्री जी अभी इसी सरकार की देन है। 5-5 चापाकल आज 8 वर्षों के बाद राज्य की जनता को मिला है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कितने दयालु किस्म के हैं, कितना बड़ा दिल है उनका, ये बताने के लिए काफी है कि माननीय विधायकों की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में हर एक पंचायत में 5-5 चापाकल लगाए जाएंगे, जिसका काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है अभी कोविड काल में। और पिछली सरकार की कुछ कारस्तानियां थी, इन्होंने इतना ढाल मेल कर रखा था कि जिसको ठीक करने में समय लग गया। कोरोना काल के बाद भी कुछ एस्टीमेट में इतना गड़बड़ी करके रखे थे लोग कि उस सबको भी ठीक करना पड़ा। और अब बहुत जल्द इस गर्मी के पहले सभी लोगों को, सभी माननीय विधायकों के अनुशंसा पर 5-5 चापाकल सभी पंचायतों में लगा दिया जाएगा। और हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो धरातल पर उतर रही हैं, हमें लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमें 58,95,843 घरों को नल के जल से जोड़ना है, और सतही जल स्रोत जो है वो बहुत कम हमारे राज्य में है। सतही जल स्रोत यथा नदी और नदियां भी है, जो 5-7 नदियां ही हैं जिसमें सालों भर पानी रहता है। कुछ डैम है उनके माध्यम से, और बाकी हम जो भूगर्भ जल है, भूगर्भ जल का दोहन हम कम से कम करना चाहते हैं। लेकिन जहां पर एकदम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां हमारी मजबूरी है कि हम भूगर्भ जल से हम लोगों को शुद्ध पानी पीने का उपलब्ध कराएं। और उसके लिए हमारी सिंगल विलेज स्कीम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। आंकड़ों के साथ अभी उपलब्ध कराने से बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं बहुत छोटे से ये मैं बता दूं मैं कि हटिया डैम से प्रतिवर्ष वहां हर 1-2 साल में हटिया डैम से राशनिंग करना पड़ता था। छोटा सा, एक सरकार की दूरदर्शिता नहीं थी पिछली सरकारों की, एक छोटा सा पाइपलाइन बदल देने से, जो हमारे डोरंडा से और आगे हटिया तक एक पाइपलाइन बदल देने से हम गेतल सूद से पूरे रांची को, पूरे हटिया इलाके को, पूरे डोरंडा इलाके को, हिन्नू इलाके को हम सालों भर पानी दे सकते हैं, अगर हटिया डैम में हमारा पानी कम भी हो जाए तब भी। और जहां तक बात है हटिया डैम के, ये खेत हटिया डैम पर भी हमारी पूरी नजर है। अभी राजेश कच्छप जी ने हम एक बात रखी थी। माननीय मंत्री जी, हटिया डैम, माननीय मंत्री जी, आपका पीएचडी है, जल संसाधन है। मैं सभी पर आऊंगा 2-2 मिनट, 2-2 मिनट अध्यक्ष महोदय, 2-2 मिनट। तो हटिया को भी हमेशा हटिया में डैम में भी पूरी कभी वहां पानी का जल स्तर कम नहीं हो, इसके लिए हम लोग स्वर्णरेखा नदी का कैचमेंट एरिया का अध्ययन करा रहे हैं, और हटिया डैम में उसकी क्षमता के अनुरूप भंडारण सुनिश्चित करने के लिए भी डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। मनीष जायसवाल जी ने कहा था आप चले गए, नहीं है यहाँ, तो मैं 1 मिनट माननीय मंत्री जी, 1 मिनट बोलिए। बड़कागांव प्रखंड में हरली गांव है, जहां पे पानी में आग लगने की खबर ग्रामीणों द्वारा बताई जा रही है। पानी में आग लगी, इसको तुरंत जांच करके और इस पे कार्रवाई की जाए। विनोद जी, ठीक है, विनोद जी बोलिए। हमारा मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि 2019 में जो रिपोर्ट है, सिर्फ 2019 में कोनार नहर 48 घंटे के अंदर टूट गया।
तो सरकार ने फिर किस आधार पर लिखा कि कोनार नहर से 2019 में 23,000 हेक्टेयर पे खरीफ फसल की जो है सिंचाई हो गई, मात्र 48 घंटे में टूट गया। ठीक बस पोंगाई साहब। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, सरकार का मंत्री जी का भाषण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला के महत्वपूर्ण सूचना है। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला के कई जंगलों में आग लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वन विभाग एवं जिला प्रशासन गांव वालों से मिल के इसको गंभीरता से ले और प्राथमिकता के आधार पर जंगल को जलने से बचाया। अध्यक्ष महोदय, इरफान साहब आप एक सेकंड में बोलिए, महोदय, वो जामताड़ा में चिरूड एक स्थान है जहाँ पर आदरणीय शिबू सोरेन जी ने अभी राजनीतिक लड़ाई वहीं से शुरुआत की थी, तो मैंने कई बार उसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने का मांग किया है, तो लगता है कि पूर्व की सरकार नहीं सुना। हम चाहेंगे कि मंत्री जी इसको ऐड कर ले, बहुत महत्वपूर्ण, काफी लोग आते हैं देखने के लिए। अपने दल के तरफ से वक्तव्य जब आ रहा था तो उन साथी को लिख के दे देना चाहिए था। बैठिए माननीय मंत्री जी, बोलिए। एक और मामला में तो विपक्ष के लोग हैं ही नहीं, तो कुछ एक मामला था, एक जब 7 वर्षों से एक योजना थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जो रांची शहर के लिए थी। जेएनआरयूएम के तहत एक योजना चलाई गई थी, जिसमें हरमू से लेकर आपको ये दलादली से लेके और बहुत सारे इलाकों में डिप्टी वगैरह में वहां से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना थी। एक छोटी सी बाधा के कारण उस योजना में काम बंद पड़ा था। एक प्रबुद्धनगर सोसाइटी में लोग पाइपलाइन नहीं ले जाने दे रहे थे। मैं खुद गया, वहां के लोगों से बात की, वहां पाइपलाइन वहां से पार करवाया और आज जो योजना जनता को समर्पित है, बहुत सारे क्षेत्र में पानी उससे मिल रहा है और जहां जहां वहां वाटर टैंक नहीं पूरे हुए हैं, वहां भी बहुत जल्द पूरा करके हम वहां प्रत्येक क्षेत्र में हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उसी तरह गढ़वा में 2013 में शहरी जलापूर्ति योजना शुरू की गई थी पिछली सरकारों के द्वारा, जो पूरी तरह से ठप पड़ी थी। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया, अभियंताओं को निर्देश दिया और 2021 में 15 मई हमने डेडलाइन दिया कि 15 मई को हम उस योजना का शुरुआत करेंगे। और एक वहां पलायन की स्थिति होती थी, करोड़पति लोग, अरबपति लोग गर्मी के दिन में वहां पलायन कर जाते थे पीने के पानी के अभाव में। आज मैंने 15 मई का डेडलाइन दिया है कि उस योजना की शुरुआत मैं करूंगा और 15 मई को गढ़वा के लोगों को उससे पानी मिलने लगेगा। उसी तरह से चाईबासा में भी 2013 में योजना शुरू की गई थी, शहरी जलापूर्ति योजना, जो पिछली सरकार के नाकारेपन के कारण बंद पड़ी थी। हमने फिर उस योजना का फिर से प्राक्कलन तैयार करा के, जो छूटा हुआ था, जो काम भाग गई थी एजेंसी, और उसको फिर से अभी हम 12 तारीख को उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं और 6 महीने के अंदर चाईबासा के लोगों को भी पूरा पीने का पानी मिलने लगेगा। इस तरह से अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारी अभी चालू हुई। 76 बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं हमारे SLSSC के द्वारा स्वीकृत हो गई है और वो योजनाएं, उन योजनाओं का टेंडर करके और बहुत तेजी से उसका काम किया जा रहा है। पुरानी योजनाएं जो बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं थी, वो इन लोगों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा बाहर के लोगों को दे दिया गया था। सिर्फ अपना उन लोगों का स्वाद सिद्ध हो गया था और योजनाएं 5 साल, 6 साल, 7 साल से 5%, 10% भी काम नहीं हुआ था। आज हमारे नीलकंठ सिंह मुंडा जी अभी नहीं है यहाँ, उन्हीं के क्षेत्र में एक योजना है जिसका काम 4% भी नहीं हुआ था। हमारे समय में 21% अभी काम उसका पूरा हो गया है। माननीय मंत्री जी बोलिए। हमारे यहाँ सदन में चापाकल बनाने का, सड़क बनाने का, सब चीज की विस्तार से चर्चा होती है। अध्यक्ष महोदय, पीएचडी से पानी टंकी का सप्लाई बंद हो जाता है तो सरकार उसको बनाती है या नहीं बनाती, इसको मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। पहले बात, और जो हो गया सूचना में, अमित जी, सूचना में भाषण नहीं होता है, एक छोटा विषय का सूचना देना होता है तो दिया जाता है। आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बरही में सर तिलैया डैम में पानी के टंकी 2013 में मैंने बनवा दिया था अध्यक्ष महोदय।
और फिल्टर करने के लिए मशीन भी बनाया हुआ है। माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि गर्मी के पहले वो टंकी से पानी सप्लाई करें। माननीय मंत्री जी, हो गया, बैठिए। अमित जी आ गया, आपका सूचना आ गया। अमित जी आ गया, आपका सूचना आ गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य के आदिम जनजाति समूह टोलों में 1952 अदर टोलों में सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजना का निर्माण पूरा करा लिया गया है। मुख्यमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत राज्य के SC/ST बाहुल्य टोलों में कुल 1,07,774 अदद सौर ऊर्जा आधारित निर्माणाधीन मिनी जलापूर्ति योजना, इनके समय में वो सारी योजना निर्माणाधीन थी। हमने उसको पूरा कराकर और घर घर नल का संयोजन देने का काम हमने कर दिया है। झारखंड राज्य में कुल 1276 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। पूर्व की सरकार ने ODF घोषित कर दिया था। रघुवर दास जी ने यहाँ ODF और ODF प्लस भी घोषित कर दिया गया था। और बहुत सारे, जब हमने अपना कार्यभार संभाला और हमने जब वस्तु स्थिति देखी तो भिन्न थी वस्तु स्थिति। जब हमने सिर्फ चेतावनी दी कि हम जांच कराएंगे, सारे गांवों में हड़कंप मच गया, सारे पंचायतों में हड़कंप मच गया। DC DDC सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिलों में, सारे पंचायतों में तेजी से काम करवाने लगे और आज बहुत सारे शौचालय मूर्त रूप ले रहे हैं। हमारे स्वच्छता अभियान का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी ये है। इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में अभी बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ये लोग। एक दुमका के आगे एक मलूटी मंदिर है, जहां जाकर माननीय मुख्यमंत्री पुराने वाले, जो अभी सदन के सदस्य भी नहीं है, वहां रात भी गुजारे थे और कहा था कि हम इसका विकास कराएंगे। वो सिर्फ उनकी वोट की राजनीति थी, वहां एक ईंटा तक नहीं जोड़ने का काम किया गया। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम सिर्फ खनिज संपदा पर और यहाँ के जल और जंगल पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम पर्यटन को इतना आगे बढ़ाएंगे कि पर्यटन के क्षेत्र से ही हम झारखंड राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। और उसमें बहुत सारी योजनाएं उसके लिए भी चलाई जा रही है। अभी जैसे कहा गया था कि सिर्फ रजरप्पा और देवघर के रजरप्पा और ये के लिए, लुगुबुरु के लिए ही योजनाएं हैं। तो ये लोग अच्छे ढंग से देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। बहुत सारी योजनाएं, लातेहार, बेतला, हमारे दलमा, देवघर, नेतरहाट को विकसित करने की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं पर काम हो रहा है तेजी से। और हमारे कार्यकाल में जरूर से झारखंड पूरे भारतवर्ष की मानचित्र पर एक पर्यटन क्षेत्र के नाम में पर्यटन हब के रूप में जाना जाएगा। ऐसा हमारे अपने नेतृत्व पर हमें विश्वास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है कि हम पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ेंगे। पिछली सरकारें सिर्फ घोषणाएं करने में भरोसा रखती थी, कोई भी काम पिछली सरकार में धरातल पर नहीं उतरा। सिंचाई के क्षेत्र में हमारे पुराने वाले मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम पाइपलाइन से पानी ले आएंगे सोन से, और पूरे गढ़वा को, पलामू को उससे खेती के लिए सालों भर पानी मिलेगा। वो योजना ठंडे बस्ते में पड़ी थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उस योजना को आज अमली जामा पहनाने का काम किया और बहुत जल्द वो योजना धरातल पर उतरेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से उस योजना का शिलान्यास होगा, जो एक शैडो क्षेत्र कहा जाता है गढ़वा और पलामू, वहां पर सालों भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से और भी अजय बराज में भी हाँ, माननीय मंत्री जी बोलिए, ममता जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, गोला प्रखंड में नवाडी गांव में भैरवी जलाशय योजना, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है महोदय, लेकिन आज तक यह नहर का काम पूरा नहीं हो सका है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है महोदय। क्योंकि सिंचाई के उद्देश्य से वो बनाया गया था और ये उद्देश्य की पूर्ति जब तक नहर नहीं बनेगी तब तक पूरी नहीं हो सकती है महोदय। इसे जल्द से जल्द बनाया जाए और साथ ही इसे एक पर्यटक के रूप में भी जोड़ा जाए महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, जल संसाधन पर बहुत सारी योजनाएं, पुनासी जलाशय योजना का काम भी तेजी से चल रहा है। उससे पुनासी जलाशय योजना से हम
बहुत लंबे बहुत ही इसकी नहर की लंबाई 72.10 किलोमीटर का लगभग 65% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया और इसके शाखा नहरों की कुल लंबाई 61.90 किलोमीटर एवं जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है उसकी लंबाई 187.79 किलोमीटर का कार्य बहुत जल्द पूरा कराकर और देवघर का जो पुनासी जलाशय योजना है उससे सिर्फ सिंचाई नहीं होगी, पूरे देवघर शहरी क्षेत्र को उससे शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराने की योजना है हमारे सरकार की। उसी तरह से आपको अनेक मेगा लिफ्ट योजना परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। दुमका जिला में मसलिया रानेश्वर प्रखंड में सिद्धेश्वरी तथा नूनमिल नदी से जल लेकर मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना तैयार की जा रही है। इसी प्रकार बरहेट, बोरियो, बोहरीज और सुंदर पहाड़ी एवं लिट्टी पाड़ा प्रखंड में गुमानी बराज से जल लेकर भोगनाडी मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की जा रही है। मार्गो मुंडा, सारठ, मधुपुर एवं करमाटान प्रखंड में सिकटिया अजय बराज से जल लेकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। उपचार योजना के तिलैया जलाशय योजना से जल को लिफ्ट कर जमुआ, बिरनी, धनवार, भदबरही, बरकट्ठा, चलकूसा, चंदवारा, जयनगर, डोमचांच एवं मरकच्चो प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। नहरों का पुनरुद्धार भी कराया जा रहा है। देवघर जिला अजय बराज योजना के मुख्य नहर के शुरुआती 15 किलोमीटर तक लाइनिंग एवं संरचनाओं के कार्य के पुनरुद्धार कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए सर्वेक्षण कर प्राकलन तैयार किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस काम को शुरू करके और लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह से तारडी बराज योजना, इस योजना का निर्माण गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड के तरडीहा गांव के पास लगभग 16.20 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। इस योजना से 567 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दी जाएगी। योजना के बराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सैदापुर वियर योजना, इस योजना का निर्माण गोड्डा जिला के सैदापुर गांव के निकट 21.23 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। इस योजना से 570 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के वियर का निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। अमानत परियोजना जो पलामू जिले के पाकिम अमानत नदी के ऊपर किया जा रहा है, इस योजना की कुल 26,990 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बराज एवं गेटों का कार्य लगभग पूरा हो गया है। मुख्य नहर तथा वितरण प्रणालियों का कार्य चल रहा है। वन भूमि अपयोजन की कार्रवाई की जा रही है। इसे अपर संघ जलाशय योजना, इस योजना का निर्माण गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के में नौगाई ग्राम के पास शंख नदी पर किया जा रहा है। इस योजना का डैम एवं स्पिलवे का काम पूर्ण करा लिया गया है। बाई मुख्य नहर निर्मित है एवं इसके लिए 14 किलोमीटर तक पानी पहुंचाया गया है। इसके दाई मुख्य नहर का कार्य भी पूर्ण है एवं अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया है। इससे निश्चित 7 वितरणी का कार्य पूर्ण है। इसमें 5 अवशेष जो वितरणी है उसका कार्य कराया जा रहा है। इस योजना से गुमला जिला के डुमरी एवं चैनपुर प्रखंड के 7,070 हेक्टेयर। माननीय मंत्री जी, लविन बाबू कुछ सूचना में खड़ा होना चाहते। अध्यक्ष महोदय, ये साहेबगंज जिला अंतर्गत मंडरो प्रखंड गोसाई चक नाला है महोदय, और काफी दिनों से इसमें हमने क्वेश्चन देते रहा, सरकार का आश्वासन आते रहा और उस चेक डैम से 17 गांव का सिंचाई होता है महोदय, लेकिन आज तक नहीं बना। पता नहीं अब की बार भी इसमें तारांकित प्रश्न में दिया गया था, बट पता नहीं मंत्री जी को पता है या नहीं है। ये 17 पौजे का पटवन होता है महोदय। ये गोसाई चक नाला है, मंडरो प्रखंड के अंतर्गत आता है। माननीय मंत्री जी, इसको आप ले लीजिए। जरूर सर। उसी तरह से हम छोटी लघु सिंचाई योजना पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। 2021-22 में 108 चेक डैम का निर्माण, 7 उद्वह सिंचाई योजना एवं 2 वियर योजनाओं का निर्माण कार्य आगे बढ़ाते हुए उन्हें पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम है। साथ ही 12 लघु सिंचाई योजनाओं, बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।
इसमें 10,357 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। और जो भी सदस्यों के द्वारा बताया गया, अभी लोबिंदा के द्वारा बताया गया, उसको संज्ञान में लेते हुए उस पर भी काम कराने का हम आश्वासन देते हैं कि उससे भी इतने लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, उस पर भी काम होगा। बंधु तिर्की जी ने बताया था कि बहुत सारे छोटे छोटे हमारे मंदिर हैं और भी सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों पर उसको संज्ञान में लेते हुए सरकार उस पर भी उनके भी विकास का काम पूरा करेगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में खेल और पर्यटन है। माननीय मुख्यमंत्री ने इसे सबसे प्राथमिकता में रखा है हमारे राज्य के लिए, खेल के क्षेत्र के विकास के लिए भी। अभी हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिमडेगा से आ रहे हैं। एक हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है कि सिमडेगा में राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इससे हमें सभी क्षेत्र के खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। सिर्फ हॉकी तो हमारा झारखंड का अभी 3 हमारी बेटियां, हमारी बहनें ओलंपिक के लिए, ओलंपिक के में सिर्फ 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं तीरंदाजी में, और वो तीनों झारखंड के हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। और ये हमारी खेल नीति को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे खिलाड़ी आगे आएंगे। हमें सभी पंचायतों में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। वीर शहीद फोटो हो खेल योजना के तहत खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराया जा रहा है। जो खिलाड़ी राज्य के लिए, जो खिलाड़ी देश के लिए अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति का प्रावधान हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। सभी तरह के सभी मैदानों में ये चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में हम, चाहे खेल का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो या पेयजल का क्षेत्र हो, हम पूरी तरह से, हमारी सरकार गंभीर है और हम कोशिश करेंगे कि जो भी संकल्प हमने जनता के बीच लिए हैं और जो हमारा लक्ष्य है, उसमें विपक्ष के सहयोग की भी जरूरत है। विपक्ष के लोग अपनी बातें चिल्ला कर रख देते हैं, लेकिन सरकार का जब पक्ष सुनने की बात आती है, चाहे वो बजट की बात हो या जब विभिन्न विभागों के अनुदान मांग पर बहस की बात हो, अपनी बात वो रखते हैं और अपनी बात भी भटक जाते हैं, अपनी बातों से चले जाते हैं, गृह विभाग की बात पर चले जाते हैं, दूसरे विभागों की बात पर, और जब सुनने की बारी आती है तो बहानेबाजी करके वॉकआउट कर जाते हैं। ये जनता भी देख रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये सारे लोगों की नजर में है इनका रवैया कि ये कुछ नहीं कर पाए। जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो इन्हें मिर्ची लगती है और ये बाहर निकल जाते हैं। आज कटौती प्रस्ताव लाया है हमारे माननीय सदस्य मनीष, अंत में मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं विपक्ष के साथी तो है नहीं, उनके लिए एक बहुत अच्छी हमने पंक्ति रखी थी। आप पानी जैसा बने जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा न बने जो दूसरों का रास्ता रोक देते हैं। हमारा रास्ता रोकने का काम करते हैं, हम काम करते हैं तो ये उसमें रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। ऐसी बातों से ये बाज आए और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए झारखंड की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान करते हुए आज झारखंड की जनता ने जिस तरह से इन्होंने छलने का काम किया, झारखंड की जनता को जिस तरह से हाथी उड़ाने का काम किया, बड़े बड़े पोस्टरबाजी करने का काम किया, बिना दिवाली मनाने का काम किया, आज जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का के लिए उनको विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर किया है। तो वे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब जाते हैं यहाँ से, सर्विस प्लेन से जाते हैं और उद्यमियों से बात करते हैं, तब इन्हें बुरा लगता है। हम जमीनी काम करने में विश्वास करते हैं, हम हवाई काम करने में विश्वास नहीं करते हैं। और हम भरोसा दिलाते हैं इस सदन के माध्यम से कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, पेयजल के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, उस लक्ष्य को हम अपनी टीम के मुखिया, हमारी टीम के कप्तान, क्योंकि पहले दिन ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारा मंत्रिमंडल नहीं है, हमारे 11 सदस्यीय टीम है जिसके कप्तान हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और जगह जगह से खेलने के लिए हमारे वो 11-10 सदस्य हैं और सभी जगह से
निगाह रखे हुए हैं सभी खिलाड़ियों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और समय समय पर सभी विभागों की समीक्षा करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं अधिकारियों को, अभियंताओं को, सभी लोगों को। और जब हमारा मुखिया सही होगा, कैप्टन सही होगा, तो हम मैच जरूर जीतेंगे, इसका हमें भरोसा है। और झारखंडी जन भावना के अनुरूप हम काम करेंगे, और झारखंड की जनता ने जिस उद्देश्य, जिस मकसद के साथ हमें गद्दी सौंपी है, उस पर हम खरा उतरेंगे। यही कहते हुए हम अपनी बातों को, हम आज मनीष जायसवाल जी ने कटौती प्रस्ताव रखा था, उनसे वापस लेने के कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। क्या माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? मनीष जायसवाल जी अनुपस्थित हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 33 अरब 72 करोड़ 16 लाख 95 हजार रुपये के अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 15 मार्च 2021 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।